Chapters 413 A Show, 414 Conscience of Those in Power, 415 For Tomorrow, 416 Enduring the Earthly Calamity, 1/2, Chapter Start, Chapter 413, एक तमाशा। 3 दिन बाद बुरी तरह से जख्मी यान योंग अपने कबीले लौटा और सो रहे सभी रॉकमे को जागा दिया। एक देवता जैसा आदमी यहां आया है, वो एक शैतान है, वो हम सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारे रॉकमन कबीले के खूबसूरत नौजवानों को भी ले जाना चाहता है, उन्हें अपना खिलौना बनाने के लिए। हम रॉकमन कुदरत की देह हैं, आज़ाद और बेफिक्रे, हम भला ऐसी अयाश ताकत के आगे अपने घुटने कैसे टेक सकते हैं? हमने वही उसका सामना किया। वो देवता बहुत ताकतवर था, लेकिन हम रॉकमन कुर्बानी से नहीं डरते और मौत का खौफ दिल से निकालकर उससे लड़ा। आखिरकार हमने उस जख्मी किया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कबीले के बाकी सारे लोग शहीद हो गए और सिर्फ ने ही वापस आ पाया। मैं मर रहा हूं, लेकिन वो देवता अभी भी जिंदा है। भागने से पहले उसने कहा कि वो अपनी लोमड़ियों की फौज लेकर आएगा और हमारे सारे रॉकमन कबीलों को खत्म कर देगा। यान योंग ने कमजोर आवाज में दुख जताते हुए अपने कबीले वालों को एक खौफनाक खबर सुनाई। रॉकमन सब सदमे में और डरे हुए थे, गमगीन और गुस्से में भी। कुछ ने जंग का ऐलान किया, कुछ बदला लेना चाहते थे, कुछ ने यहां से जाने की बात की और कुछ आपस में डिस्कस करना चाहते थे। बिना लीडर के वो सब भटक गए थे, चाहे वो उनका होने वाला लीडर हो या पुराना कबीले का सरदार, सब फैंग युआन के हाथों मारे जा चुके थे। कुल मिलाकर रॉकमन के 8 कबीले दी और अब अन सब में अफरा तफरी मच गई थी। कुछ रॉकमे यान योंग से पूरी डिटेल जानना चाहते थे, लेकिन यान योंग के जख्म बहुत गहरे थे और ये बुरी खबर सुनाने के बाद वो बेहोश हो गया। जब वो लोग अभी भी आपस में बातें कर ही रहे थे, ठीक जैसा यान योंग ने कहा था, लोमड़ियों के झुंड रॉकमन कबीलों पर हमला करने लगे। रॉकमन ने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया, लेकिन लोमड़ियों के झुंड हद से ज्यादा थे। हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे थे। 8 कबीलों के पास एक होकर जमीन के नीचे छुपकर अपना बचाव करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन लोमड़ियों के झुंडों ने उन्हें छोड़ा नहीं और जमीन के नीचे लगातार हमले करते रहे। हर हमले में लोमड़ियों के झुंड को भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो आते ही जा रहे थे। रॉकमन ने फैंग युआन को बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए उनकी नफरत एक ऐसी आग बन चुकी थी जो बुझाई नहीं जा सकती थी। दिन भी दिन हालात बदतर होते गए और रॉकमे के दिलों में नाउम्मीदी फैलने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त यान योंग को होश आ गया। रॉकमन नींद में अपने जख्मों को भर सकते थे, उसके जख्म काफी हद तक ठीक हो चुके थे। उसने फौरन रॉकमे की लीडरशिप संभाली और जबरदस्त पलटवार किए। हम रॉकमे एक बहादुर कौम हैं जिन्हें मौत का कोई डर नहीं। एक देवता भी हमारी बेइज्जती नहीं कर सकता। यान योंग ने सबके सामने ऐलान किया और उनका हौसला बढ़ाया। ये मत सोचना कि वो देवता बहुत ताकतवर है, वो सिर्फ एक कागज का शेर है और इन लोमड़ियों के झुंडों को मरने के लिए ही भेजे सकता है। वो खुद पहले से ही जख्मी है। साथ ही उसने यूएस देवता के जख्मों के बारे में भी सबको बताया और रॉकमे को उम्मीद दी। ना उम्मीद हो चुके रॉकमे ने इस उम्मीद को ऐसे कैस के पकड़ लिया जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। यान योंग ने बात का रुख बदला और पुराने कबीले के सरदारों के बारे में बात की। पुराने सरदारों ने मिलकर उस जख्मी किया, उनकी कुर्बानी हमारा सबसे बड़ा दुख है। खासकर पुराने व्हाइट रॉक कबीले के सरदार, उन्होंने मेरी बाहों में दम तोड़ा। मरने से पहले उन्होंने पूरा कबीला मुझे सौंप दिया। मैंने उनकी आत्मा को जाते हुए देखा और शर्म से भर गया कि मैं क्यों नहीं मारा, उनकी जगह में क्यों नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी छाती पीटी, जैसे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो। फौरन कुछ रॉकमे ने उस समझाया, लॉर्ड यान योंग, आप दुख मत मनाइए। ये ही बहुत बड़ी बात है कि आप जिंदा बचकर हम तक चेतावनी लाए और हमें जीत की तरफ भी ले जा रहे हैं। सही कहा, हम आयन रॉकमन सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। जब पुराने सरदार ने कबीला आपको सौंपा है, तो प्लीज हम व्हाइट रॉकमन को लीड कीजिए। रॉकमन को गहरी नींद में सोना पसंद था और उन्हें पावर का ज्यादा लालच नहीं था। खासकर इस मौत और जिंदगी के मोड़ पर जहां वो हर पाल डर में जी रहे थे, रॉकमे चाहते थे कि एक ताकतवर और बहादुर रॉकमैन उन्हें लीड करे। इसके बाद यान योंग ने पहले अपने कबीले के सरदार की पोजीशन ली और फिर व्हाइट रॉक कबीले की। 1 महीने से ज्यादा वक्त में उसने एक के बाद एक बाकी कबीलों को भी अपने अंडर कर लिया और 8 रॉकमन कबीलों का जॉइंट लीडर बन गया। 1 और आधा महीना बीत गया, उसने रॉकमे को लीड किया और लोमड़ियों के झुंडों को खदेड़ दिया, अपने कबीलों की रक्षा की। ये काफी नहीं है। जब तक वो देवता मर नहीं जाता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लोमड़ियों के झुंड फिर से इकट्ठे होंगे और हमारे घर पर हमला करेंगे। हम सिर्फ हमला कर सकते हैं,
अस देवता के पहाड़ पर हमला करके उस पूरी तरह से मार डाले ताकि हमें एक खूबसूरत और शांत जिंदगी मिल सके। यान योंग ने फौरन डांग पहाड़ पर हमला करने की बात छेड़ दी। कुछ रॉक में, लेकिन थोड़ा हिचकिचाए। हमने अभी अभी इतनी बुरी लड़ाई झेली है, हम बस अब सोना चाहते हैं। हमारी रॉक में आबादी बहुत कम हो गई है, हमारे पास यूएस शैतानी ठिकाने पर हमला करने की ताकत नहीं है। इस बुरी लड़ाई से हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, हमें उन्हें ठीक से पाल पोस कर बड़ा करना है। यान योंग के पास पुराने व्हाइट रॉक कबीले के सरदार की बात करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे कबीले वालों, क्या मैं तुम लोगों को तुम्हारी मौत की तरफ ले जाऊंगा? अस देवता के पहाड़ पर हमला करना मेरा आइडिया नहीं था। ये एक राज था जो पुराने व्हाइट रॉक सरदार ने मरने से पहले मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि यह देवता का पहाड़ मशहूर डांगहू पहाड़ है। डांगहू पहाड़ में गुडस्टोन्स हैं। अगर हम रॉकमैन गुडस्टोन्स को हासिल कर लें तो ये हमारी ताकत बढ़ा सकता है और हमारे कबीलों को और भी मजबूत बना सकता है। पुराना व्हाइट रॉक कबीले का सरदार सबसे बूढ़ा और सबसे तजर्बेकार रॉकमैन था। वो रॉकमे के बीच एक ज्ञानी के रूप में जाना जाता था। उसके आखिरी शब्दों और यान योंग की साफ दिख रही ताकत के साथ रॉकमैन जोश में आ गए और डांगहू पहाड़ पर हमला करने के लिए एक टीम बना ली। फैंग युआन ने जानबूझकर डांगहू पहाड़ के आसपास कुछ लोमड़ियों के झुंड छोड़ दिए थे ताकि एक कमजोर सी डिफेंस लाइन बन जाए। यान योंग रॉकमैन का हौसला बढ़ाता रहा, देखो, अस शैतान देवता की लोमड़ी सेना अब ज्यादा नहीं बची है। हम जीत के बहुत करीब हैं। रॉकमैन जीत और कामयाबी के गीत गाते हुए पूरे जोश के साथ डांगहू पहाड़ की तरफ बढ़ गए। डांगहू पहाड़ पर फैंग युआन लोमड़ियों के एक झुंड के साथ सामने आया और रॉकमे के साथ एक भयंकर जंग लड़ी। फैंग युआन ने खौफनाक ताकत दिखाई और बहुत से रॉकमे को मार डाला, जिससे सभी रॉकमैन डर गए। लेकिन इस पल यान योंग खड़ा हुआ और उसने फैंग युआन के जख्मों और उसके कागजी शेर जैसे इमॉर्टल एसेंस की तरफ इशारा किया और उसके साथ एक फैसलाकुन युंग लड़ी। लोमड़ियों के झुंड खत्म हो गए और फैंग युआन हार गया। यान योंग के हमले से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। रुक जाओ तुम सब, जब मैं पानी और आग से अपना इमॉर्टल एसेंस इकट्ठा करके वापस आऊंगा तब तुम सबका अंत निश्चित है। पीछे हटने से पहले फैंग युआन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ जोर से चिल्लाया। रॉकमैन का जिस्म पत्थर जैसा था और उनकी हरकतें धीमी थीं, और डांगहू पहाड़ के इलाके से अनजान होने के कारण वो फैंग युआन को भागने दे सकते थे। रॉकमैन ने देवता को पीछे धकेलने के लिए यान योंग की पूजा की और जीत के नारे लगाए। मेरे कबीले वालों, अभी जश्न मानने का वक्त नहीं है। यान योंग खड़ा हुआ, हम डांगहू पहाड़ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, ये एक शैतानी जमीन है। पुराने व्हाइट रॉक सरदार ने मुझे बताया था, साल में सिर्फ इन्हीं कुछ दिनों में हम रॉकमैन इस जगह पर सुरक्षित आ सकते हैं। हमें जल्दी करनी होगी और यहाँ के गुडस्टोन्स इकट्ठा करने होंगे। 3 दिन बाद हमें ये जगह छोड़नी होगी। उनके शरीर ठोस पत्थर से बने थे। इतने मजबूत और ठोस शरीर को संभालने के लिए उनकी आत्मा पर बोझ पड़ता था। अगर रॉकमैन हद से ज्यादा हरकत करते तो इससे उनकी आत्मा को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए रॉकमैन अपनी पूरी जिंदगी का 80% सोते हुए और अपनी आत्मा को पालते हुए बिताते थे। जब उनकी आत्मा की नींव काफी मोटी हो जाती तो वो बाहर रिसने लगती। आत्मा का ये बीता हुआ हिस्सा एक पत्थर पर गिरता और एक नई जिंदगी को जन्म देता। रॉकमैन कबीले इसी तरह से बढ़ते थे। जब रॉकमैन ने गटस्टोन्स हासिल कर लिए तो गट्सगु उनकी आत्मा को मजबूत और बड़ा कर सकता था, जिससे आत्मा बाहर रिसने लगती और छोटे रॉकमैन बन जाते। 3 दिन बाद पहाड़ के अंदर डांगहू पलस में यान योंग जमीन पर घुटनों के बाल बैठा था और अपना सिर झुकाकर डर और इज्जत के साथ रिपोर्ट कर रहा था। इमोर्टल को रिपोर्ट कर रहा हूं, इन 3 दिनों की सोल स्ट्रेंथनिंग के बाद हमारे रॉकमैन कबीलों में 6000 छोटे रॉकमैन बढ़ गए हैं। हमें पुराने कबीले वालों को मिलाकर पूरी आबादी लड़ाई से पहले की आबादी से 3 गुना बढ़ गई है। फैंग युआन आराम से रुई के बिस्तर पर बैठा था और यान योंग को नीचे देख रहा था। अच्छा है, इससे तुम्हारे रॉकमे के पास नदी बनाने का काम शुरू करने के लिए काफी लोग हैं। आगे तुम्हें याद है ना क्या करना है, या मुझे तुम्हें फिर से बताने की जरूरत है? यान योंग ने फौरन जवाब दिया, महान इमॉर्टल, मैं आपके शब्दों को भूलने की हिम्मत नहीं कर सकता और उन्हें अपने दिमाग में उतार लिया है। ठीक है, फैंग युआन ने बेपरवाही से सिर हिलाया, मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त देता हूं एक ऐसी बड़ी नदी खोदने के लिए जो पूर्वी और उत्तरी इलाकों को काटती हो। 3 महीने? यान योंग हक्का बक्का रह गया। ताकतवर इमॉर्टल, हम रॉकमे को अपनी आत्मा को पालने के लिए नींद की जरूरत होती है। अगर हम हद से ज्यादा काम करेंगे तो हम थक कर मर जाएंगे।
बड़ी नदी इतनी लंबी है और सिर्फ 3 महीने के वक्त में हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाएगा। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमारे रॉकमन कबीले शायद खत्म हो जाएंगे। ही, तुम पूरी तरह से नहीं मरोगे। मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है, 200 से ज्यादा रॉकमे बचेंगे। फैंग युआन हौसा। यान योंग के शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई। अभी उनके पास 10,000 रॉकमन थी, लेकिन प्रोजेक्ट के बाद सिर्फ 200 से कुछ ज्यादा बचेंगे। ये कितनी भयानक कुर्बानी थी। 3 महीने बाद मुझे एक बड़ी नदी चाहिए। अगर मुझे वो नहीं दिखी तो मैं तुम्हारे कबीले वालों को सच बता दूंगा और फिर तुम्हें मार दूंगा। ए फ्लैट दफा हो जाओ। फैंग युआन की आवाज ठंडी और बेरहम थी। यान योंग का शरीर इस शैतानी धमकी को सुनकर कांप उठा। उसके दिल में फैंग युआन के लिए बहुत गहरा डर था और उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर एक गेंद की तरह सिकुड़ गया और हैरानी की बात है, वो सच में लुढ़कता हुआ चला गया। मास्टर, हमने इन रॉकमैन को यहां लाने के लिए यूएस वक्त बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। छोटी हु इमोर्टल लैंड स्पिरिट ने नरमी से समझाया। वो इतनी बड़ी तादाद में रॉकमे को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। चिंता मत करो, रॉकमे मेरे अभी भी बहुत काम आएंगे। और उनकी आबादी बढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है। फैंग युआन एक कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था, अपनी एड़ी हल्की सी बैंड किए हुए, और उसने अपने अपचर से एक बैरियल सोल टोड निकला। बैरियल सोल टोड एक रैंक 4 गू था जिसे चीजें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये अनगू वॉर्म्स में से एक था जो हु इमोर्टल ने छोड़े थे। ये हथेली जितना बड़ा और ग्रे रंग का था। उसकी पीठ पर छोटे छोटे मस्से थे और उसकी बड़ी एड़ें अजीब और उदास हरी रोशनी से चमक रही थीं। ये सिर्फ आत्माओं को स्टोर कर सकता था और आत्माओं को चूसते ही उसका पेट फूल जाता था। फैंग युआन ने इसका इस्तेमाल अन रॉकमे की आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए किया था जो लोमड़ियों के झुंडों के साथ लड़ाई में मारे गए थे। ए फ्लैट इस सोल बैरियल टोड का पेट पिचका हुआ था। जो आत्माएं इसके अंदर थीं, उन्हें फैंग युआन ने डांगू पहाड़ पर रख दिया था ताकि नए गुडस्टोन्स पैदा हो सकें। फैंग युआन ने गुडस्टोन्स का एक हिस्सा इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को एक आम इंसान से 6 गुना ज्यादा ताकतवर बना लिया था, और बाकी बचे हुए गडस्टोन्स रॉकमन कबीलों को दे दिए गए थे। रॉकमन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, उनकी आत्माओं का मजबूत होना उनके अपने साथियों की मौत की वजह से था। चैप्टर 414 पावर वालों का ज़मीर। यान योंग डांगहु पैलेस से बाहर निकला। कुछ टेढ़ी मेढ़ी और अंधेरी सुरंगों से गुजरने के बाद वो डांगहु पहाड़ पर पहुंचा। क्रिस्टल गुलाबी पहाड़ को देखने के बाद यान योंग ने एक गहरी सांस ली। फैंग युआन से दूर आकर उसका डर और दबाव काफी कम हो गया था। पहाड़ पर थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार उसके कबीले वालों ने उस ढूंढ लिया। ओ, हमारे महान और अजीम लीडर, हमारे हीरो, आप यहाँ हैं। कुछ रॉकमे ने जश्न मनाया। प्लीज मुझे अपने पैर चूमने दीजिए ताकि मैं आपके लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकूं। कुछ रॉकमन जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गए। महान हीरो, महान हीरो, आपकी हिम्मत आसमान से भी बड़ी है, आपका जिगरा धरती से भी ज्यादा मोटा है। कुछ छोटे रॉकमे झुंड बनाकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। यान योंग हंसर, कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितनी कड़वाहट थी। जो जश्न वो सुन रहा था वो बहुत ही खुशी भरा था। उसके आसपास बहुत से कबीले वाले द सब एक साथ जमा द, लेकिन इस पाल में वो बेहद अकेला महसूस कर रहा था। उसने अपने कबीले वालों को देखा, इन मुस्कुराते हुए रॉकमे को। ये सब 3 महीने बाद मरने वाले थे। नदी खोदते खोदते थक कर मरने वाले थे, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बाकी रॉकमैन की नज़र में डांगहु पहाड़ की जीत शानदार थी, जश्न मानने लायक थी। लेकिन सिर्फ वही जानता था, ये सब यूएस देवता द्वारा अंधेरे में रचा गया एक खेल था। इस जालिम और ठंडे सच ने उस साफ साफ समझा दिया था कि अन रॉकमे की कुर्बानी और ये मुश्किल जीत इतनी हंसी आने लायक दुख थी। वो लोग लाचार थे। उसने अपने कबीले वालों को लीड किया और कई जीतें हासिल कीं, लेकिन साथ ही साथ फैंग युआन के लिए उसका डर और भी बढ़ता गया। वो देवता, वो एक शैतान है। उसका दिल हम रॉकमे से भी ज्यादा सख्त और ठंडा है। उसकी ताकत पहाड़ों के वजन से भी ज्यादा है। मैं इतना कमजोर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उसका विरोध करने का मतलब है मौत। मैं अपनी कायरता मानता हूं, मुझे सच में मरने से डर लगता है। मैंने अभी ठीक से सोया भी नहीं है, मैं सिर्फ 180 साल का हूं। जैसे यान योंग ने फैंग युआन की शक्ल के बारे में सोचा, उसका दिल दहशत से भर गया। उसके अंदर बची कुची ज़मीर की आवाज उस सता रही थी। वो जानता था, वो अपने कबीले वालों को खुद मौत के मुंह में भेजने वाला था। उसका ज़मीर यूं कचोट रहा था। उसके कबीले वालों से मिली हर तारीफ एक कोड़े की तरह थी, जिससे उसका दिल दर्द और जख्मों से भर जाता था। हमारे अजीम, प्यारे कबीले के लीडर, आप आखिरकार वापस आ गए।
सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रॉकमैन ने यान योंग के लिए रास्ता बनाया और वो बिना किसी रुकावट के एक ऊंची जगह की तरफ बढ़ा। मेरे कबीले वालों, इन 3 दिनों में हमारा कबीला कई गुना बढ़ गया है। हमारी जीत ने हमें शानदार नतीजे दिए हैं, लेकिन ऐसी जीत काफी नहीं है। क्या तुम सब मेरे पीछे चलने के लिए तैयार हो, एक बेहतर भविष्य की तरफ? यान योंग ने अपने कबीले वालों को देखा और जोर से चिल्लाया। रॉकमैन ने जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से नारे लगाकर यान योंग के लिए अपना 120% समर्थन जताया। यान योंग ने सिर हिलाया, उसने ऐसे ही नतीजे की उम्मीद की थी। रॉकमैन के बीच कोई अलग सोच वाला या जानकार बूढ़ा रॉकमैन नहीं बचा था। कुछ घमासान लड़ाइयों के दौरान उन्होंने शानदार कुर्बानी दी थी। जो रॉक में बचे थे वो सब नए पैदा हुए उनका दिमाग सादा था। और जो बूढ़े रॉक में बचे थे वो सब यान योंग के पक्के समर्थक उसके वफादार पुजारी। यान योंग ने सब्र से नारों के रुकने का इंतजार किया और फिर कहा, इन 3 दिनों में मैं सोच रहा था कि हम इस भागे हुए देवता से कैसे निपटें। देवताओं के पास इमॉर्टल एसेंस होता है, इसलिए वो लोमड़ी सेना को कंट्रोल कर पाते हैं और उनके पास खौफनाक ताकत होती है। वो जरूर उत्तरी इलाके की झील में चला गया होगा या पूर्वी इलाके के आग के गड्ढे में छुप गया होगा। हम उस ठीक नहीं होने दे सकते। लीडर सही कह रहे हैं। लीडर बहुत होशियार हैं। हम इस दुष्ट देवता को अपना इमॉर्टल एसेंस ठीक नहीं करने दे सकते। जब वो श्रापित शैतान अपनी ताकत वापस पा लेगा तो वो जरूर हम रॉकमे के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। लेकिन अब हम क्या करें? झील और आग का गड्ढा दोनों ही खतरनाक इलाके हैं। हम रॉक में भी वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। और ये दोनों इलाके इतने बड़े हैं, कौन जाने वो देवता कहां भागा होगा। सभी बोलने लगे और सीन शोर से भर गया। यान योंग ने सबकी बातों को बीच में काटते हुए चिल्लाया, इसीलिए मैंने एक ही हाल सोचा है। हम मिट्टी का इस्तेमाल करके आग के गड्ढे और झील को भर देंगे। इस तरह वो देवता अपना इमॉर्टल एसेंस ठीक नहीं कर पाएगा। हे भगवान, ये तो एक पागलपन भरा आइडिया है। फौरन कुछ रॉकमैन चिल्लाए, मेरे महान लीडर, झील इतनी बड़ी है कि लोग उस हैरानी से देखते रह जाते हैं। आग के गड्ढे का तापमान जानलेवा है, हम उस मिट्टी से कैसे भर सकते हैं? ये नामुमकिन है। एक बूढ़े रॉकमैन ने फौरन बहस की। यान योंग ने इस बूढ़े रॉकमैन को गहरी नजर से देखा, उस अपने दिमाग में बिठा लिया। इस रॉकमैन ने यूस पास सवाल उठाने की हिम्मत की। इससे पता चलता है कि उसकी पूजा काफी गहरी नहीं थी, इसलिए उस बाद में सबसे भारी और मुश्किल काम मिलेगा, काम करते करते मरने के लिए। इसी वक्त एक और बूढ़े रॉकमैन ने कहा, हम ये जबरदस्ती नहीं कर सकते, मेरे पास एक हाल है। शायद हम एक नदी खोदकर झील का पानी आग के गड्ढे तक ले जा सकते हैं। पानी का इस्तेमाल करके आग को बुझाना ज्यादा आसान होगा। यान योंग के दिल में मारने का इरादा और भी बढ़ गया। ये बूढ़ा रॉकमैन बहुत होशियार था। वो यूएस बूढ़े रॉकमैन से बड़ा खतरा था जिसने उसकी बात काटी थी। उसने फौरन अपने दिल में फैसला कर लिया, वो इस बूढ़े रॉकमैन को एक सुरक्षा मिशन पर भेजेगा। वो लोमड़ी सेना के हाथों मारा जाएगा। इस खतरे को खत्म करना ही होगा। यान योंग ने यूएस बूढ़े आदमी की साफ तौर पर तारीफ की और चिल्लाया, यही तो मेरा आइडिया है। हमें एक नदी खोदनी होगी और पानी को वहां ले जाना होगा ताकि आग खत्म हो जाए। अस देवता के पास इमोर्टल एसेंस ठीक करने के लिए कोई जगह नहीं भी बचेगी। असल में व्हाइट स्टोन पुराने लीडर ने मरने से पहले मुझे सिखाया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर में पानी और पूरब में आग, ये सब यूएस दुष्ट देवता ने किया है। यही उसकी ताकत का स्रोत है, ठीक वैसे ही जैसे हम रॉक में मिट्टी खाते हैं। तो व्हाइट स्टोन पुराने लीडर ने यह पहले ही सोच लिया था। व्हाइट स्टोन पुराने लीडर वाकई हमारे ज्ञानी थे। व्हाइट स्टोन पुराने लीडर ऑलरेडी 998 साल के उन्हें बहुत कुछ पता था, जाहिर है। सभी रॉकमे ने सिर हिलाया, व्हाइट स्टोन पुराने लीडर से अपनी सहमति जताते हुए, लेकिन उसकी मौत पर गहरा दुख और अफसोस भी महसूस किया। रॉकमैन लंबे समय तक सोते हैं, उनका आपस में ज्यादा मेल जोल नहीं होता। इस दूरी और रहस्य की भावना ने मर चुके व्हाइट स्टोन पुराने लीडर के ज्ञान को बेहद गहरा बना दिया था। अगर धरती की एक कहावत का इस्तेमाल करें, अगर व्हाइट स्टोन पुराने लीडर ये सब ऊपर से सुन सकता तो वो शायद गुस्से में अपनी कब्र से कूद जाता। लेकिन बदकिस्मती से यूज फैंग युआन ने पूरी तरह मार डाला था। उसकी आत्मा भी नहीं बची थी। फैंग युआन ने यूज डांग पहाड़ पर तोड़ दिया था। उसका सार पहाड़ पर गिरा, एक गुडस्टोन बन गया। ए फ्लैट ये गुडस्टोन किसी रॉकमैन ने तोड़ा या खुद फैंग युआन ने, ये एक हमेशा के लिए रहस्य रहेगा। डिस्कशन के बाद रॉकमैन इस बात पर राजी हो गए कि यान योंग को लीडर होना चाहिए जो पानी और आग को जोड़ने के लिए खुदाई की निगरानी करेगा। फैंग युआन पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, इस सीन को चुपके से देख रहा था।
प्लान फाइनल होने के बाद उसने छोटी हुई इमोर्टल को आदेश दिया। लैंड स्पिरिट ने डांगे पहाड़ की शक्ति का एक अंश जारी किया और रॉकमे ने अपनी आत्मा में कंपन महसूस किया। उन्हें बहुत चक्कर आने लगे। कई नौजवान रॉकमैन वहीं बेहोश हो गए। अरे नहीं, चलो जल्दी से यहां से निकलें। डांग पहाड़ हमला करने वाला है, यान योंग ने कहा और अपने कबीले वालों को डांग पहाड़ से दूर ले गया। वो अपने पुराने घर वापस नहीं लौटे, बल्कि एक शानदार तरीके से उत्तरी और पूर्वी इलाके में पहुंच गए। डांग पहाड़ में फैंग युआन ने धुएं के बादलों का इस्तेमाल करते हुए इन जाते हुए रॉकमे को बिना किसी भाव के देखा। मास्टर, क्या आपने रॉकमे की कहानी सुनी है? छोटी हुई इमोर्टल की पूंछ हिल रही थी जब वो धीरे से बोली। फैंग युआन हल्का सा हंसा। तुम मुझे रॉकमे के साथ नर्म तरीके इस्तेमाल करने के लिए कहना चाहती हो? मास्टर कितने स्मार्ट हैं। छोटी हुई इमोर्टल की बड़ी बड़ी उंगली चमक रही थीं। है, लगता है तुम इससे ज्यादा वाकिफ नहीं हो। अक्सर डर और नफरत की ताकत एहसान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जब फैंग युआन को पता चला कि यहां रॉकमैन का एक झुंड है, तो वो बहुत खुश हुआ। रॉकमैन जमीन के नीचे रहते थे, वो मिट्टी को भोजन के रूप में खाते दी और खुदाई में माहिर थे। रॉकमैन का एक बड़ा झुंड जमीन के अंदर एक पूरा शहर भी बना सकता था। रॉकमैन ब्लेस्ड लैंड के मालिक के लिए संसाधन निकाल सकते थे। वो बेहतरीन गुलाम थे। कई गू इमोर्टल्स रॉकमैन को खरीदकर उन्हें अपने ब्लेस्ड लैंड में ले जाना चाहते हैं। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड के लिए डांग पहाड़ की वजह से, और अगर काफी आत्माएं हों तो सिर्फ एक रॉकमैन गुडस्टोन्स का इस्तेमाल करके एक बड़ा कबीला बना सकता है। फैंग युआन इसका इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर रॉकमे पैदा कर सकता था और दूसरे गू इमोर्टल्स के साथ गुलामों का व्यापार कर सकता था। इस वक्त हु इमोर्टल इन सभी रॉकमे को इसी इरादे से लाई थी। ये सच था, रॉकमे सिर्फ NARM तरीकों से हाय मानते थे। ज्यादातर रॉकमैन जिद्दी और सख्त योद्धा जो मरने से नहीं डरते थे। इसलिए कई गू इमोर्टल्स को इन रॉकमैन का इस्तेमाल करने और उनकी कीमत को बढ़ाने के लिए मेहरबानी और लाभ का इस्तेमाल करना पड़ता था। हु इमोर्टल ने ऐसा ही तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन फैंग युआन ने यह नहीं अपनाया। ये बहुत नर्म था। वो उन्हें पूरी तरह निचोड़ना चाहता था ताकि सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। इस दुनिया का कंपटीशन इतना जालिम है, ना सिर्फ इंसान आपस में लड़ते हैं, उन्हें आफत और मुसीबतों से भी निपटना पड़ता है। ना जाने कितने हीरो बाद में बह गए। तो क्या हुआ अगर तुम एक गू इमोर्टल हो? अगर तुमने खुद को तैयार नहीं किया और हर रिसोर्स का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए नहीं किया, तो हु इमोर्टल का अंजाम इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा। एक डेमोनिक पद के मेंबर को अपने वक्त का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना होता है, छोटी सी छोटी फायदे को भी ध्यान में रखते हुए। जो कुछ भी मिल सकता है उस लेकर खुद को और भी मजबूत बनाना होता है। पावर में बैठे हर शख्स को यह समझना चाहिए, नियम, कानून, दोस्ती और अनैतिकता, ये सब फायदा निचोड़ने के औजार हैं। नर्म दिली और ज़मीर, या जुल्म और नफरत, सब एक ही हैं। फैंग युआन अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा। रॉकमैन के साथ इतना वक्त बर्बाद करने के बाद छठी मुसीबत के लिए सिर्फ 7 महीने बचे थे। उत्तर में झील, पूरब में आग का गद्दा, ये सब पिछली मुसीबतों से बचे निशानदा ब्लेस्ड लैंड के कमजोर हिस्से। जब जमीनी आफतें आएंगी तो ये सबसे कमजोर कड़ी होंगे। एक टीम उतनी ही मजबूत होती है जितना उसका सबसे कमजोर खिलाड़ी। एक जंजीर कितना वजन उठा सकती है, ये उसके सबसे नाजुक हिस्से पर निर्भर करता है। तो क्या हुआ अगर मुझसे नफरत की जाती है, मुझे बुरा भला कहा जाता है और अनगिनत लोग मुझे कोसते हैं? अगर ये दुनिया इतनी आसान होती कि नफरत, घृणा और बाद दुआएं काम करती, तो मुझे ताकत की जरूरत ही क्यों होती? सबसे जरूरी चीज थी नदी को जल्द से जल्द खोदना, ताकि ब्लेस्ड लैंड को जितना हो सके रिकवर करने में मदद मिले। इस प्रोसेस में कितने रॉकमैन मरते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक डांगे पहाड़ यहां है, उस बस कुछ आत्माएं पकड़नी थीं और अनगिनत रॉकमैन पैदा हो जाते। चैप्टर 415, आने वाले कल के लिए। रंबल रंबल, एक के बाद एक धमाके हुए और हवा में धूल और धुआं उठने लगा। ये नदी खोदने के प्रोजेक्ट की साइट थी। रॉकमैन मिट्टी को भोजन के रूप में खाते थे। रॉकमे के शरीर पर मौजूद कई गू वॉर्म्स इस्तेमाल किए जा सकते थे। लॉर्ड ट्राइब लीडर, हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। कल 3 कबीले वाले थक कर मर गए। उनकी मौत बहुत दुख भरी थी। उन्होंने एक भी औलाद पीछे नहीं छोड़ी। एक बुजुर्ग रॉकमैन यान योंग के सामने घुटनों के बाल बैठ कर रो रहा था। जब कोई रॉकमैन थक कर मर जाता तो उसकी आत्मा खत्म हो जाती, वो सच में मर जाता। उसकी बची हुई आत्मा से कोई नया छोटा रॉकमैन नहीं बनता था। यान योंग ने अपनी छाती पीटी, चिल्लाते हुए, मुझे क्यों नहीं पता होगा? मुझे क्यों नहीं पता होगा? हमारे कबीले के लिए फिर से हीरो शहीद हुए हैं।
हमारे कबीले के सुनहरे भविष्य के लिए, एक खूबसूरत कल के लिए, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन ठीक इसीलिए हम धीमे नहीं हो सकते। जब से खुदाई शुरू हुई है, हमें लोमड़ी सेना के कई हमलों का सामना करना पड़ा है। लोमड़ी झुंड का साइज बढ़ता जा रहा है। साफ है कि वो श्रापित देवता अपना इमॉर्टल एसेंस वापस पा रहा है। हमें लगे रहना होगा और मेहनत करनी होगी, नदी खोदनी होगी ताकि वो अपनी ताकत का स्रोत खोदे। बूढ़ा रॉकमैन हैरान रह गया, लेकिन ट्राइब लीडर, तुम एक अच्छे रॉकमैन हो, तुम हमारे कबीले के लिए सोचते हो, मैं समझता हूं। ये हीरो बेकार में नहीं मरेंगे। वहां देखो, मैंने उनके लिए पहले ही हीरो के स्मारक बना दिए हैं। उनके बच्चे और वंशज उन्हें याद रखेंगे और उनकी कुर्बानियों के लिए एहसानमंद रहेंगे। यान योंग ने बनाए गए स्मारकों की तरफ इशारा किया। वहां उनकी एक बड़ी संख्या थी। बूढ़े रॉकमैन ने स्मारकों को देखा, एक आह भरते हुए। जैसे ही रॉकमे की मौत होने लगी, नए ट्राइब लीडर यान योंग ने फौरन लोगों को यह स्मारक बनाने का आदेश दिया। गिरा हुआ हौसला फौरन बढ़ गया। हालांकि हर रोज अनगिनत रॉकमैन थक कर मर रहे थे, फिर भी उनके जोश में कोई कमी नहीं थी। वो मर गए हैं, इन स्मारकों का क्या फायदा? बूढ़ा रॉकमैन अन कुछ बचे हुए लोगों में से एक था जो हालात को समझते थे। वो बहुत चिंतित था। ओ लीडर, उसने दुख भरी आवाज में गुजारिश की, हम रॉकमे को भी अपनी नस्ल आगे बढ़ानी होती है। ये रॉकमैन जो थक कर मर रहे हैं, उनकी आत्मा तक नहीं बचेगी, वो अपने वंशज पीछे नहीं छोड़ सकते। यान योंग का चेहरा बिना बदले वैसा ही रहा, उसने एक लफ्ज नहीं कहा। उसके पास खड़े एक नौजवान रॉकमैन ने बड़बड़ाना शुरू किया, आए बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? बूढ़े रॉकमैन ने फौरन पलटकर जवाब दिया, नौजवान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, मैं बूढ़ा हूं, लेकिन मैं एक रॉकमैन हूं। एक रॉकमैन भला मरने से कैसे डर सकता है? जब तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, तो इतनी बातें क्यों कर रहे हो? सही कहा, हम कबीले के लिए योगदान दे रहे हैं। क्या बात है, हम बड़े भले के लिए एक छोटी सी कुर्बानी दे रहे हैं। यान योंग के पास नौजवान रॉकमे का एक झुंड बहस करने लगा। बुजुर्ग, अगर आप थक गए हैं, तो पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वक्त सीमित है, मुझे दूसरे इलाकों में जाकर प्रोग्रेस देखनी है। यान योंग ने यूएस बूढ़े रॉकमैन के कंधे पर थपथपाया और आगे बढ़ गया, अपनी जांच जारी रखते हुए। नौजवान रॉकमे का एक झुंड यान योंग के पीछे पीछे चल पड़ा, आपस में बातें करते हुए इस बूढ़े रॉकमैन के लिए अपनी नफरत जाहिर कर रहे थे। इंजूनियस से बेइज्जत होकर बूढ़ा रॉकमैन बहुत उदास हो गया, उसके कानों से धुआं निकल रहा था। वो उन्हें जोर से डांटना चाहता था, लेकिन उसने कंस्ट्रक्शन एरिया के पास सारे स्मारक देखे, जिन पर तरह तरह के नारे लिखे हुए थे। हमें यह हर कीमत पर करना है। जब तक हम एक हैं, 3 दिन के अंदर हम नदी पूरी कर लेंगे। जितनी बड़ी हमारी हिम्मत, उतना ही हम हासिल कर सकते हैं। हमारे रॉकमैन कबीले के लिए एक खूबसूरत भविष्य बनाना है। ट्राइब लीडर यान योंग जिंदाबाद। रॉकमे के सुनहरे भविष्य के लिए हम अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं, हम अपनी जवानी कुर्बान करते हैं। ये जुनूनी माहौल रॉकमे के दिलों में समा गया था। यहां तक कि वो रॉकमैन जो थक कर मर रहे थे, मरने से पहले उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बूढ़ा रॉकमैन बोलना चाहता था, लेकिन उसका मुंह कई बार खुला और एक लफ्ज भी नहीं निकल पाया। वो वहीं घुटनों के बाल काफी देर तक हैरान बैठा रहा, जब तक अचानक उसने अपनी मुट्ठी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। बम, एक भारी आवाज आई। बूढ़ा रॉकमैन धीरे से उठा, चुपचाप अपने बूढ़े शरीर को कंस्ट्रक्शन ग्राउंड की तरफ ले जाते हुए। यान योंग अगली साइट पर पहुंचा। नदी का चैनल बनने लगा था। बड़ी संख्या में बड़े रॉकमैन चैनल में खुदाई कर रहे थे। उनके पास शारीरिक रूप से कमजोर नौजवान रॉकमैन पेट्रोलिंग ग्रुप बनाए हुए थे। कुछ नदी की खुदाई की जांच कर रहे थे, कुछ नारे लिख रहे थे, कुछ हीरो के स्मारक बना रहे थे। इन नौजवान रॉकमे को रॉक गार्ड्स कहा जाता था, जिन्हें यान योंग ने खुद बनाया था। ट्राइब लीडर को रिपोर्ट। 5 से 6 नौजवान रॉकमैन यान योंग के पास गए और इन कुछ दिनों की मेहनत के नतीजे बताए। महान लीडर को रिपोर्ट, हमने इस हिस्से में 25 किलोमीटर और खोद लिया है। महान लीडर को रिपोर्ट, बदकिस्मती से हमने 120 कबीले वालों को कुर्बान कर दिया, वो सब हमारे कबीले के हीरो हैं। महान लीडर को रिपोर्ट, हमने असल में 3 कबीले वालों को काम पर सोते हुए पाया। ये हमारे कबीले के लिए एक शर्म की बात है, हमें उनकी आलोचना करनी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। याद रखो, तुम्हें हमारे शहीद हीरो के लिए स्मारक बनाने हैं। साथ ही अन शर्मनाक रॉकमे को बांधकर सबके सामने उनकी आलोचना करो, उन्हें बेइज्जती से हिम्मत सीखने दो। यान योंग ने प्यार से कहा।
समझ गए। तुम सब हमारे कबीले का भविष्य हो। तुम सबको देखना हमारे कबीले के सुनहरे भविष्य को देखने जैसा है। तुम्हें मेहनत करते रहना होगा। यान योंग ने तारीफ की। नौजवान रॉकमैन बेहद जोश में आ गए, उनके शरीर कांप रहे थे। सब कुछ रॉकमैन कबीले के लिए। हमारे अजीम और प्यारे लीडर, आप हमारे गर्व का प्रतीक हैं। हम आपके साथ एकजुट हैं, एक सुनहरे और अर्थपूर्ण भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एक के बाद एक गरजे, एक जुनूनी नजर दिखाते हुए। लेकिन यान योंग ने उनसे मिलाने से बचा। इन नौजवान रॉकमैन का जोश यूज डरा रहा था। उसने दूर एक जगह देखा। वहां नदी के अलग अलग हिस्सों की खुदाई हो रही थी। यान योंग कई रॉकमैन को पीली मिट्टी को देखते हुए और अपनी मोटी पीठ झुकाए हुए देख सकता था। नदी का चैनल दर्जनों मीटर चौड़ा था, हिस्से दर हिस्से एक लंबी लकीर उसकी नजर में दिखाई दे रही थी। ये एक शानदार प्रोजेक्ट था। हर बार जब यान योंग यह सीन देखता, उसका दिल धड़क उठता। जब तक वो एक हैं, रॉकमैन कबीले की ताकत जबरदस्त थी, ये दुनिया बदल सकती थी। लेकिन जब यान योंग ने फैंग युआन के बारे में सोचा, अस खौफनाक शैतान, उसके दिल में एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जिसने उसके जोश को एक जमे हुए दरिया में बदल दिया। चाहे वो बाहर की लोमड़ी सेना हो, पत्थर के बोर्ड पर लिखे नारे हों, या उसके बनाए रॉक गार्ड्स, वो सब इस शैतान की साजिश का हिस्सा थे। इतने सारे तरीकों से उसने जबरदस्ती रॉकमैन कबीले के विरोध को कम से कम कर दिया था। यान योंग हाई वो शख्स था जिसने ये सिनेरियो खुद बनाया था। नदी के बनने को देखते हुए उसका फैंग युआन के प्रति डर और भी बढ़ गया। वो मर्द देवता न सिर्फ खौफनाक ताकतवर था, बल्कि जो चीज सच में नाउम्मीदी पैदा करती थी, वो थी उसकी साजिशी और धोखेबाज सोच, जो उसे एक ऐसी गहराई की तरह बना देती थी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। यान योंग को लगा जैसे वो नर्क में डूब रहा है। वो एक चींटी की तरह कमजोर था, जबकि उसके पीछे फैंग युआन का विशाल आकार यूज घूर रहा था। वो एक लाश जैसा था, एक कठपुतली जिसकी डोरियां फैंग युआन के हाथों में थीं। हर रोज वो अपने कबीले वालों को मरते देखता, उसका दिल ऐसे दुखता जैसे कोई खंजर उसमें घोंप रहा हो। अपने कबीले वालों का जोश देखकर, नदी खोदने के लिए मरते हुए उस एक दया भरा दुख महसूस होता था। अगर हो सकता तो मैं सच जानना ही नहीं चाहता। शायद इस झूठ में जीते रहना ही असली खुशी है। यान योंग ने अपनी नजर हटाई, अपना हाथ हिलाया और नौजवान रॉकमे को अगले नदी के हिस्से की तरफ ले गया। डोट डोट डोट। ये आखिरी अस्ट्रस गू है, जाओ। प्राइमीवल एसेंस पहले ही डाल दिया गया था। जैसे हाईफैंग युआन ने अपनी उंगली से झटका दिया और हरे चने जैसा गू हवा में फेंका। अस्ट्रस गू फट गया, गुलाबी पाउडर में बदलकर नीचे लोमड़ी के झुंड पर बरस गया। पूरे लोमड़ी झुंड ने इस पाउडर को सांस के जरिए अंदर लिया और फौरन हलचल मच गई। बहुत जल्द अनगिनत नर लोमड़ियां मादा लोमड़ियों की पीठ पर चढ़ गईं, जोर जोर से हरकत करते हुए अपना जीवन सार मादा लोमड़ी के शरीर में डाल रही थीं। लोमड़ी का गर्भकाल अलग अलग होता था। जैसे सुनहरी लोमड़ी को एक बार बच्चे पैदा करने में 2 महीने लगते थे। हर बार 3 से 4 लोमड़ियां पैदा होती थीं, जबकि वीरान जानवरों जैसे 3 पूंछ वाली लोमड़ी के लिए 100 साल भी उनके बच्चे को पालने के लिए काफी नहीं थे। आमतौर पर जानवर जितना ताकतवर होता, एक गर्भकाल उतना ही लंबा होता। लेकिन अभी हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लोमड़ी झुंड आमद, उनका गर्भकाल छोटा था। जब से रॉकमे ने नदी खोदना शुरू किया और प्रोसेस आसान हो गया, फैंग युआन हर रोज अस्ट्रस गू का इस्तेमाल कर रहा था, नई लोमड़ियां पैदा कर रहा था और लोमड़ी सेना को मजबूत कर रहा था। हु इमोर्टल के पास इमोर्टल गू नहीं था। 5वीं जमीनी आफत के दौरान वो नीली बिजली के साए से मारी गई थी, इसलिए उसका एंस्लेवमेंट पाथ गू वॉर्म्स का सेट बच नहीं पाया था। लेकिन डांग पहाड़ के अंदर उसने कुछ गू वॉर्म्स छोड़े थे, जैसे सहायक टाइप के गू जैसे बेरियल सोल टोड, या खर्च होने वाले टाइप के गू जैसे एस्ट्रस गू। साथ हाई एंस्लेवमेंट पाथ के लिए कुछ एक्स्ट्रा गू वॉर्म्स, ज्यादातर फॉक्स एंस्लेवमेंट गू थे। अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए फैंग युआन ने इनमें से ज्यादातर गू वॉर्म्स इस्तेमाल कर लिए थे। लोमड़ी झुंड उसकी कड़ी मेहनत के बाद कई गुना बढ़ गए थे। हालांकि लोमड़ियां सर्वाहारी थीं, ब्लेस्ड लैंड इतनी बड़ी संख्या को पाल नहीं सकता था। 2 साल से भी कम समय में बहुत सी लोमड़ियां भोजन नहीं ढूंढ पाएंगी और भूख से मर जाएंगी। लेकिन फैंग युआन को इसकी परवाह नहीं थी, उसका पूरा दिमाग अभी छठी जमीनी आफत से बचने पर था। कुछ महीने तेजी से बीत गए। एक नदी ने उत्तर और पूरब को जोड़ दिया। बहती हुई झील नदी के चैनल के साथ बहने लगी, तेजी से लहरों के छेंटों के साथ आगे बढ़ती हुई। स्विश स्विश। बड़ी बात आग के गड्ढे में गिर गई। जैसे ही दोनों ताकतें टकराई, नदी का पानी भाप बनकर हवा में उड़ने लगा। नदी का पानी शांत होने के बाद लगभग आधी काली आग बुझ गई थी।
सिर्फ किनारों पर 3 जलते हुए इलाके बचे थे। इस तरह आग और पानी ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। उत्तरी इलाके की बात कम हो गई और जमीन एक बार फिर ऊपर आ गई। बड़ी मात्रा में पानी नदी के साथ बेकर दर्जनों गेदों में भर गया, जिससे कई झीलें बन गईं। बाले ही उत्तरी इलाका अभी भी कीचड़ से भरा था और पूर्वी इलाका एक जली हुई जमीन थी जहां कोई पौधा नहीं था। आग और पानी के मिलन ने खून बहते जख्म पर एक पापड़ी जैसा कुछ बना दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, पूर्वी और उत्तरी इलाके आखिरकार अपनी जिंदगी वापस पा लेंगे। फैंग युआन के निर्देशों पर यान योंग ने जख्मी और थके हुए सो के करीब रोकमे को उनके घर यानी दक्षिणी इलाके में वापस ले गया। मास्टर, इन बादलों का क्या करें? छोटी हुई इमोर्टल ने आसमान की तरफ देखा। घने बादलों ने यूज लाचार महसूस कराया। हालांकि कई बार बारिश हो चुकी थी, फिर भी हवा में बहुत सारी पानी की भाप थी जो बादल बन रही थी। ये बादल कुदरती रोशनी को रोक रहे थे, जिससे पूर्वी इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। इससे लोगों को चिड़चिड़ाहट हो रही थी। ब्लेसड लैंड में ना धूप थी ना हवा। ये बादल पूर्वी इलाके के निवासियों के जीवन को बहुत प्रभावित करेंगे। इन्हें इग्नोर करो। फैंग युआन ने बादलों के समुंदर को देखा और अपनी नजर हटा ली। बादलों का आना उम्मीद के मुताबिक था। ये एक मामूली डिटेल थी। जो सच में जरूरी है वो है छठी जमीनी आफत। अगर ब्लेस्ड लैंड इससे बच गया तो वो धीरे धीरे बादलों की समस्या को सुलझा लेगा। अगर ये नहीं बच पाया तो इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। चैप्टर 416 जमीनी आफत का सामना आधा। कई महीनों बाद हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में लोमड़ियों के झुंड एक सेना में इकट्ठे हो गए और डांगू पहाड़ को पूरी तरह से घेर लिया। फैंग युआन अपने हाथ पीछे बांधे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और गंभीर भाव से आसमान को देख रहा था। वक्त बेरहमी से गुजर रहा था। आज छठी जमीनी आफत का दिन था। बाले हाइफैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी में एक गू इमोर्टल था, फिर भी एक जमीनी आफत का सामना करते हुए वो बेचैन महसूस कर रहा था। हर जमीनी आफत पिछली वाली से ज्यादा तेज होती थी। ये एक जालिम इम्तिहान था जो गू इमोर्टल्स और उनके ब्लेस्ड लैंड की जिंदगी और मौत का फैसला करता था। फैंग युआन ने ब्लेस्ड लैंड तब संभाला जब सिर्फ 1 साल और 3 महीने बचे थे। ये वक्त वाकई कम था। वो अपनी पूरी कोशिश से ही तैयारी कर सकता था। एक नदी खोदना और पानी और आग के संकट को कम करना पहला काम था। लोमड़ियों को पालना और उनकी संख्या बढ़ाना दूसरा। फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू को पास रखना और पीछे हटने के लिए तैयार रहना तीसरी तैयारी थी। जहां तक आसमान में बादलों की बात है और पश्चिमी इलाके में नीली बिजली के साए की, उसके पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था। हल्की हवा धीरे धीरे रुक गई। आसमान में ऊंचा बादल गरज रहे थे और रोशनी का एक गोला बन रहा था। ये आ रही है। फैंग युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो बड़बड़ाया। बादलों के समुंदर में रोशनी का गोला फट गया। एक बड़ा सफेद गोल दरवाजा बन गया जो आशीर्वादित भूमि के ठीक सामने था। रोशनी चमकदार और चौंधिया देने वाली थी जब एक भौर पीले रंग का बड़ा राक्षस रोशनी के दरवाजे से एक बड़े पत्थर की तरह नीचे उतरा। इस सीन को देखकर क्या ये वीरान जानवर की आफत है? फैंग युआन ने अपनी उंगली छोटी कीन और बिना पलक झपकाए देखता रहा। विशाल पत्थर चुपचाप नीचे उतारता रहा। फैंग युआन अपने सूखे होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाया और उसका दिल डूब गया। जमीनी एफाटन के अनगिनत प्रकार उनमें से एक वीरान जानवर की आफत भी थी। ब्लेसड लैंड में एक या एक से ज्यादा वीरान जानवर प्रकट होंगे, आशीर्वादित भूमि के केंद्रीय नियंत्रण क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, तबाही मचाएंगे और आशीर्वादित भूमि को नाश करेंगे। अगर उन्हें समय पर खत्म नहीं किया गया तो एक बड़ा ब्लेस्ड लैंड भी नाश होकर राख में मिल जाएगा। कसम से ये एक वीरान जानवर है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि इस वीरान जानवर पर कोई इमोर्टल गू ना हो। फैंग युआन ने अपने दिल में कोसना शुरू किया। अगर वीरान जानवरों पर इमोर्टल गू होता तो उनकी लड़ने की शक्ति गू इमोर्टल से भी ज्यादा हो जाती। ये रहस्यमयी वीरान जानवर अपने विशाल आकार के विपरीत हल्के से जमीन पर उतरा। दूर से देखने पर यह एक थोड़ा सा चपटा विशाल पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन फैंग युआन तस्वीरों से बता सकता था कि यह बड़ा पत्थर सिर्फ एक भूरा पीला बाहरी खोल था जो सुनहरे रंग से चमक रहा था। खोल कवच पर मिट्टी की मोती परतें थीं। जैसे हाइफैंग युआन अंदाजा लगा रहा था कि यह किस तरह का जीव है। 2 कांसे के खंभों जैसे बड़े पंजे खोल से बाहर निकले। इसके बाद 9 जोड़ी पंजे 2 तरफ से बाहर निकले, जमीन पर टिके, भारी शरीर को जमीन से ऊपर उठाते हुए। दलदली केकड़ा। ये देखकर फैंग युआन ने फौरन कहा, इस वीरान जानवर की असली पहचान को पहचानते हुए। ये एक बड़ा केकड़ा था जिसका शरीर एक पहाड़ के आकार का था। जब इसका शरीर उठाया जाता तो इसकी ऊंचाई डांग में पहाड़ के चौथाई हिस्से तक पहुंच सकती थी।
उसका पहला जोड़ा पंजों का स्टील के खंभों से भी ज्यादा डरावना था। एक पंजों का जोड़ा जो पहाड़ी चट्टानों को तोड़ सकता था या एक बाघ के अजगर को 2 टुकड़ों में काट सकता था। उसके बाकी 18 पंजे, हालांकि पहले जोड़े से पतले फिर भी वो 100 साल पुराने पेड़ों से भी मोटे थे। उसके शरीर पर बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स ज्यादातर पानी और धरतीपात के गू वॉर्म्स होंगे। कभी कभी इसमें गू वॉर्म्स का पूरा सेट भी हो सकता था। शुक्र है, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में काफी इमॉर्टल एसेंस है। फैंग युआन ने अपने दांत पीसे, अपने दिल में खुशी महसूस करते हुए। जब दलदली केकड़ा प्रकट हुआ था तभी लैंड स्पिरिट ने हमला कर दिया था, स्वर्गीय शक्ति का इस्तेमाल करके उसके गू वॉर्म्स को नियंत्रित कर लिया था। रैंक 1 से 5 तक के सभी गू वॉर्म्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। सबसे जरूरी बात थी, इस वीरान जानवर के पास कोई इमॉर्टल गू नहीं था। अगर होता तो सवाल यह होता कि वो कौन सा इमॉर्टल गू था। इमॉर्टल गू अनोखे मौत के संसार के नियमों से परे, ब्लेस्ड लैंड्स उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते थे। एक इमॉर्टल गू का होना इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। दलदली केकड़े ने अपने अंगों को पूरी तरह से फैलाया और धीरे धीरे डांग पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। फैंग युआन ने अपनी मर्जी से अपनी सेना को तेजी से हरकत में लाया। पहाड़ पर हर जगह बड़ी संख्या में लोमड़ियां तूफान की तरह वीरान जानवर की तरफ बाधिन। कुछ ही पलों में उन्होंने दलदली केकड़े को घेर लिया। उनके पंजों और दांतों ने दलदली केकड़े की टांगों को खरोचा और शारीरिक रूप से मजबूत सुनहरी लोमड़ियों ने सीधे उससे टक्कर मारी। लेकिन दलदली केकड़ा एक पहाड़ की तरह विशाल था और आगे बढ़ता रहा। आम लोमड़ी झुंड उस रोक नहीं सके, उल्टा वो कुचल कर कीमा बन गए। फैंग युआन का चेहरा जालिम था जब उसने लोमड़ियों को अपनी जान देते रहने का निर्देश दिया। उसने इतनी सारी पैदा की थीं, उन्हें इस्तेमाल करके फेंकने के लिए ही बनाया गया था। नुकसान जमा होता है, वो जितना भी नुकसान पहुंचा सकते थे वो मायने रखता था। लेकिन दलदली केकड़े ने एक ना रुकने वाली गति का प्रदर्शन किया जब वो बिना एक कदम रुके आगे बढ़ता रहा। एक चलते फिरते पहाड़ की तरह उसने नीचे की लोमड़ियों की परवाह नहीं की। हर तरह के हमले दलदली केकड़े के शरीर पर हुए, जैसे आतिशबाजी का एक सुंदर प्रदर्शन। ये 100, 1000 और अनगिनत जानवर राजाओं की लोमड़ियों के हमले थे। उनके पास हर तरह के गू वॉर्म्स थे। सभी गू की शक्ति के नीचे दलदली केकड़े के शरीर पर लगी मिट्टी सब उठ गई। इस विशाल केकड़े ने पहली बार अपनी हरकत रोकी। उसने अपना मुंह खोला और बड़ी मात्रा में मिट्टी उगल दी। साथ ही उसके पेट से पीली मिट्टी एक झरने की तरह बह निकली। मिट्टी घास पर गिरी और एक दलदल बन गया। मिट्टी से अजीब दिखने वाले केकड़े खड़े हो गए। कुछ बड़े आकार के एक शेर की तरह खूंखार, कुछ के पंजे सुई की तरह तेज और पतले थे, कुछ के पंजे जिनकी गाती तेज थी। पलक झपकते ही एक केकड़ा सेना जिनकी संख्या लाखों में थी बन गई। ये सच में दलदली केकड़ा है। ये कभी भी और कहीं भी प्रजनन कर सकता है, अनगिनत छोटे केकड़े बनाकर एक सेना तैयार कर सकता है। फैंग युआन का चेहरा और भी गहरा हो गया। लोमड़ी झुंड केकड़ा सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, एक घमासान युद्ध में लगे हुए थे। लोमड़ियों की संख्या लगातार कम होती गई। केकड़ा सेना की मौत लोमड़ी झुंड से कहीं ज्यादा थी, लेकिन वीरान जानवर लगातार पैदा करता रहा और केकड़ों की कोई कमी नहीं थी। फैंग युआन ने तेजी से पहाड़ के बाहर छिपी लोमड़ी झुंडों को वापस आने का निर्देश दिया। शुक्र है, मैंने अपना अस्त्रस गू खर्च करके बड़ी संख्या में लोमड़ियां पैदा कीं, वरना मेरी कुल सेना काफी नहीं होती। सिर्फ इस छोटे से समय में फैंग युआन को चक्कर आने लगे। उसने एक बहुत बड़ी संख्या में लोमड़ियों को निर्देशित किया और भले ही उसकी आत्मा एक आम इंसान से 6 गुना ज्यादा मजबूत थी, वो इस दबाव को सह नहीं पाई। केकड़ा सेना के रास्ता बनाने के साथ दलदली केकड़ा आगे बढ़ता रहा, अपनी पुरानी गाती वापस पाते हुए। उसके शरीर पर लगी टांगे एक के बाद एक चलती रहीं, जैसे उंगलियां एक पियानो पर बज रही हों, एक लयबद्ध सुंदरता के साथ। लेकिन उसके नीचे एक घमासान युद्ध चल रहा था। खून नदी में बह रहा था, लाशें पहाड़ बन गई थीं और हर जमीन का टुकड़ा खून से सना हुआ था। दलदली केकड़े ने दुश्मनों और सहयोगियों में फर्क नहीं किया। हर बार जब उसकी टांगे जमीन पर पड़ती तो हर तरफ खून का फव्वारा फूट पड़ता। जब केकड़ा अपनी टांग उठाता तो जमीन पर बने गहरे गड्ढे में लोमड़ियों के कुचले हुए शरीर और टूटे हुए केकड़ों के अवशेष होते। इस वीरान जानवर का शरीर इतना बड़ा था और सच कहूं तो ये तेजी से नहीं चलता था, लेकिन इसी वजह से ये एक बड़ा मानसिक दबाव पैदा कर पा रहा था। उस बिना रुके चलते देख फैंग युआन को लगा कि मौत की डरांती उसकी गर्दन पर लटक रही है। कसम से, फैंग युआन ने अपने दांत पीसे। उसके सामने ये वीरान जानवर दलदल का राजा था। उसका शरीर सख्त खोल से ढाका हुआ था, वो कई सालों तक दलदल में गहराई में छिपा रहा था,
यहाँ तक कि उसकी उम्र भी विकास के कारण गायब हो गई थी, उसमें कोई कमजोरी नहीं बची थी। फैंग युआन ने लोमड़ी झुंडों को यूज रोकने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो सिर्फ लाचार होकर दलदली केकड़े को करीब आते देख सकता था। क्या तुम यूज टेलीपोर्ट कर सकती हो? फैंग युआन ने अपना सिर घुमाकर छोटी हु इमोर्टल लैंड स्पिरिट से पूछा। अलग अलग गु इमोर्टल्स अलग अलग ब्लेस्ड लैंड्स को जन्म देते थे और लैंड स्पिरिट की क्षमताएं भी अलग अलग होती थीं। कुछ लैंड स्पिरिट्स दूसरों को टेलीपोर्ट कर सकते थे, जैसे बागी 3 राजाओं के ब्लेस्ड लैंड से, जबकि कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ लैंड स्पिरिट्स बारिश और हवा बुला सकते थे और कुछ समय के प्रभाव को आजादी से नियंत्रित कर सकते थे। दे कोशिश करती हूं। छोटी हु इमोर्टल जो जोर से सांस ले रही थी क्योंकि उसे एक तीव्र मानसिक दबाव महसूस हो रहा था। उसने इमोर्टल एसेंस को एक्टिवेट किया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जब तक कि उसका प्यारा सा छोटा चेहरा लाल ना हो गया। वो बच्चों जैसी आवाज में चिल्लाई। एक स्वूश के साथ विशाल दलदली केकड़ा वहीं से गायब हो गया और लगभग 9000 कदम दूर टेलीपोर्ट हो गया। हम कामयाब हो गए। छोटी हु इमोर्टल का चेहरा लाल था जब वो हौंफ रही थी। फैंग युआन ने थोड़ी राहत की सांस ली। मास्टर, मैंने अभी अभी हरे अंगूर के इमोर्टल एसेंस का एक मोती खर्च कर दिया। छोटी हु इमोर्टल ने दर्द से रिपोर्ट किया। कोई बात नहीं। फैंग युआन का चेहरा ठंडा था जब वो लोमड़ियों को दलदली केकड़े पर हमला करने का आदेश देता रहा। 5 मिनट बाद दलदली केकड़ा फिर से करीब आ गया। लैंड स्पिरिट ने यूज एक बार फिर से दूर टेलीपोर्ट कर दिया और इस तरह एक और हरे अंगूर का इमोर्टल एसेंस खर्च हो गया। छोटी हु इमोर्टल को इस बर्बादी पर बहुत अफसोस हुआ और फैंग युआन का दिल खून के आंसू रो रहा था। पूरे हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में सिर्फ 78 हरे अंगूर के इमोर्टल एसेंस के मोती थे। फैंग युआन ने एक फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया था। फ्लैट उसने इस दलदली केकड़े को टेलीपोर्ट करने के लिए 2 और इस्तेमाल कर लिए। उस अभी भी गू रिफाइन करने और भविष्य में पूरे ब्लेस्ड लैंड को मैनेज करने के लिए इमोर्टल एसेंस का इस्तेमाल करना था। कई जगहों पर इमोर्टल एसेंस की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि हु इमोर्टल मर चुकी थी, इसलिए ये हरे अंगूर के इमोर्टल एसेंस पूरे नहीं किए जा सकते थे। हर एक मोती इस्तेमाल करने का मतलब था भविष्य के लिए एक कम। कुछ केकड़े बिना सुरक्षा वाले इलाकों से गुजरकर पहाड़ पर चढ़ गए। फैंग युआन ने इस पर ठंडी हंसी हंसी और लैंड स्पिरिट को दानह्यू पहाड़ की शक्ति का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। फौरन जिस इलाके में केकड़ा सेना चल रही थी वो एक मौत का मैदान बन गया। अनगिनत केकड़े मर गए, जमीन पर उनके शरीर सही सलामत पड़े थे। उनकी आत्माएं, हालांकि पूरी तरह से नाश हो गई थीं, एक अजीब दृश्य बना रही थीं। बदकिस्मती से डांग पहाड़ की शक्ति आत्मा पर लगातार दबाव डालना है, लेकिन वीरान जानवर की आत्मा मजबूत है और थोड़ी देर तक टिक सकती है। मेन यूज डांग पहाड़ तक पहुंचने और इस कीमती निषिद्ध जगह को नाश नहीं करने दे सकता। फैंग युआन ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अगर वो अपनी ताकत गु वॉर्म्स का इस्तेमाल करता भी तो वो उसका खोल नहीं तोड़ पाता। सबसे जरूरी बात, दलदली केकड़े ने अभी तक कोई इमोर्टल गु इस्तेमाल नहीं किया था। फैंग युआन को यकीन नहीं था कि उसके पास एक है या नहीं। अनजान चीज सबसे बड़ा खतरा थी। फैंग युआन ने जल्दी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही दलदली केकड़ा फिर से आ गया। जैसे ही उस तीसरी बार टेलीपोर्ट किया गया, छोटी हु इमोर्टल का चेहरा बदल गया। फैंग युआन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बांह पकड़ ली और वो दोनों वहीं से गायब हो गए। अगले हाइपैल, एक तेज बिजली यूएस जगह पर गिरी जहां वो खड़े थे। बूम! एक गर्जदार आवाज के साथ पहाड़ की चट्टानें टूट गईं। बिजली एक पाल के लिए रुकी और फिर वापस ऊपर चली गई। ये एक इंसान के आकार की बिजली में बदल गई और एक जोर से दहाड़ मारी। ये नीली आकृति की बिजली थी। चैप्टर एंड।